दिल्ली में नोएडा और गाजियाबाद की कीमत में फ्लैट मिल जाए तो कैसा रहेगा? सुनने में शायद आपके लिए यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन अगर विज्ञापनों पर विश्वास करें तो दिल्ली की सरहद के अंदर ये मकान मिल रहे हैं, और वो भी पूरी मॉडर्न सुविधाओं के वादे के साथ। दिल्ली विकास प्राधिकरण की लैंड पूलिंग पॉलिसी की आड़ में कुछ छोटे मोटे बिल्डर्स लुभावनी डील्स के साथ बाजार में उतर चुके हैं, लेकिन अब डीडीए ने भी कमर कस ली है और ऐसे बिल्डरों और उनकी इन डील्स को गैर कानूनी करार दिया है। दिल्ली में घर खरीदने वाले ललचाए नहीं तो क्या करें? दिल्ली के प्रॉपर्टी बाजार में नई नई हाउसिंग सोसाइटीज आ रही हैं। ऐसी कंपनियां जिनका पहले कभी नाम नहीं सुना, वो अचानक दिल्ली के बाहरी देहाती इलाकों में किफायती मकान बना बना कर बेच रही हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण रिहायशी प्रोजेक्ट्स के लिए 8 जोन में 27,500 हेक्टेयर जमीन पर अपनी नई लैंड पूलिंग पॉलिसी अमल में लाएगी। इस मौके का फायदा उठाने के लिए नई कंपनियां जमीनें खरीद रही हैं। आसार है कि अगले 25-30 सालों में ये 8,000 करोड़ रुपए का बाजार हो जाएगा। दिल्ली के बाहरी गांव में लैंड पूलिंग के जरिए जो नए जोन बनेंगे, वहां अपार्टमेंट प्रोजेक्ट्स अभी से लॉन्च हो चुके हैं और 45 से 70 लाख के बीच में अपार्टमेंट्स की बुकिंग भी की जा रही है। जिस नीति को अभी अंतिम रूप भी नहीं दिया गया है, उसके बल पर लाई गई स्कीमों में निवेश करना जुए खेलने जैसा है। डीडीए ने हाल में लोगों को आगाह किया है कि लैंड पूलिंग के तहत फ्लैट या प्लॉट बेचने वालों से होशियार रहें, क्योंकि शहरी विकास मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बावजूद लैंड पूलिंग नीति को अभी डीडीए से सारी अनुमतियां नहीं मिली हैं। गाइडलाइंस हैव टू बी फ्रेम्ड। पिछले 2-3 साल में हमने नीतियां बनाने पर कई बैठकें की हैं, लेकिन अब तक इसे अंतिम रूप नहीं दे पाए हैं। दिशा निर्देश बनाने पड़ते हैं, रेगुलेशंस तो हैं, लेकिन अभी लोकेशन, दाम और फ्लैट्स या प्लॉट्स कब दिए जाएंगे, उसके समय के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अगस्त के आखिर या सितंबर के शुरू में लैंड पूलिंग पॉलिसी की गाइडलाइंस को नोटिफाई कर देंगे। गाइडलाइंस अबाउट द लैंड पूलिंग पॉलिसी। फिलहाल ये हाउसिंग सोसाइटीज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पर पैसे लेकर घर बुक कर रहे हैं, लेकिन मंजूरी के नाम पर उनके पास सिर्फ सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। जानकारों का कहना है कि इस नीति के दिशा निर्देश आने के बाद भी 1.5 साल के बाद ही किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट को सारी मंजूरियां मिल पाएंगी। आज बिजनेस टू कंज्यूमर का नहीं, बल्कि बिजनेस टू बिजनेस का मौका है। बिजनेस क्लास संस्थागत निवेशक HNIs आज जमीन खरीद कर रख सकते हैं और जब लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू हो तो उसका फायदा उठा सकते हैं। उपभोक्ताओं को होशियार रहना होगा, क्योंकि जो लोग अपार्टमेंट्स बेच रहे हैं उनके पास लाइसेंस नहीं है, और डीडीए खुद कह चुका है कि LTCs और लाइसेंसेस जारी करने में 12 से 18 महीने लगेंगे। For them to issue LTCs and grant of licenses. कैमरा पर्सन AJ जोसेफ के साथ वसुधा शर्मा, NDTV। तो सुनने में और दिखने में इतनी लुभावनी लगने वाली डील्स की आखिर सच्चाई क्या है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कुलदीप चावला, फाउंडर एंड CEO आस्क स्ट्रैटेजीज, और सुनील त्यागी, जो कि सीनियर पार्टनर हैं जूस लॉ एसोसिएट्स में। आप दोनों का स्वागत है। तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कुलदीप की लैंड पूलिंग के तहत ये जो विज्ञापन निकलने लग गए हैं और अब एक यूनिट फ्लैट की बेचने की भी बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आज की डेट में जो एंड यूज़र मार्केट में जाता है उसके लिए ये अच्छा ऑप्शन है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो अगर साफ बात कही जाए तो मैं तो ये कहूँगा कि आप किस तरह सट्टा खेलना चाहते हैं वो बात है, लेकिन अगर आप दूसरे नज़रिए से देखें तो आप ये समझेंगे कि क्यों जो एंड यूज़र है वो इसको देखना चाहता है। वो इसलिए उसको देखना चाहता है क्योंकि उसको लगता है कि मकान के भाव बहुत बढ़ गए हैं, महंगाई बहुत हो गई है, और जो उसकी कमाई है वो घटी तो नहीं है, बढ़ी है, लेकिन इन्फ्लेशन उससे कहीं ज़्यादा है। तो वो सोचता है कि भाई मुझे तो घर चाहिए, कम से कम एक घर चाहिए एंड यूज़र को जी। और आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, तो अगर बाप के साथ या माँ के साथ लोग अब रहते नहीं हैं तो घर तो चाहिए। और अगर आपको 30, 40, 50 लाख में अगर दिल्ली शहर में क्या गुड़गांव में भी चाहिए तो आपको बहुत ही मुश्किल से 2 बेडरूम का घर नहीं मिलेगा।
चाहे आप बुकिंग में भी ले लें। तो इसलिए वो जो लालच है या इच्छा है, जो भी आप कहना चाहें, ये दूसरा नज़रिया है। लेकिन ट्रूथ बी टोल्ड, दिक्कत क्या है कि जिस स्टेज पर प्रोजेक्ट्स हैं, जिस स्टेज पर डेवलपर उनको ऑफर कर रहे हैं, 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात, क्या उनके पास खुद लैंड है? दूसरी बात कि उस लैंड की परमिशंस आ चुकी हैं या नहीं? और तीसरी बात कि भाई वो डिलीवरी कब देंगे आपको? आज की तारीख में सिर्फ एक सिंपल पेज, 1 पेज अलॉटमेंट लेटर भी, उसकी भी कोई वैलिडिटी नहीं है। वो सुनील आपको बताएंगे। बिल्कुल, सुनील से जानते हैं। सुनील, जैसा अभी कुलदीप ने कहा कि अभी कुछ भी तय नहीं है, सैद्धांतिक तौर पर इन प्रिंसिपल लैंड पूलिंग आने वाली है, डीडीए ने इसका ऐलान किया है, लेकिन उसका फ्रेमवर्क क्या होगा, उसका खाका क्या होगा, कौन सी जोन्स होंगी, उसका मास्टर प्लान क्या होगा और वहाँ पे क्या क्या होने वाला है, अभी ये तय नहीं है, पब्लिक डोमेन में पूरी तरह से नहीं आया है डीडीए के थ्रू। ऐसे में क्या ये एक फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अभी डीडीए ने खाली लैंड पूलिंग पॉलिसी पास की है और ड्राफ्ट रेगुलेशन खाली प्रपोज्ड हैं। कैसे लैंड सरेंडर की जाएगी, फिर डीडीए आपको वापस कौन सी लैंड देगा, उस पर आप कितनी कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये सब ड्राफ्ट रेगुलेशंस पर पास होने के बाद ही प्रोसेस शुरू होगा। अभी जो एड्स आ रहे हैं, खाली एक लैंड किसी के पास शायद है और उस पर वो आपको शो कर रहे हैं कि आप फ्लैट्स ले सकते हैं। इस स्टेज के उन पर किसी के भी पास कोई परमिशन, अप्रूवल किसी भी तरह की नहीं है, क्योंकि पॉलिसी के बाद अभी रेगुलेशंस फ्रेम ही नहीं हुए हैं। इसलिए किसी के पास कोई अप्रूवल नहीं है कि मैं ये फ्लैट बेच सकता हूँ या आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ ये फ्लैट आपको कल कितने टाइम में कब मिलेगा। जी, तो यहाँ सुनील, आपसे ये मैं जानना चाहूँगी, इस तरह का अगर कोई हवाई महल मुझे बेच रहा है या आम जनता को बेच रहा है, उसके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से होना या डीडीए की तरफ से होना तय नहीं है? क्या कोई कानून नहीं है? एज सच अभी दिल्ली में इस तरह का हमारी नॉलेज में कोई लॉ नहीं है जहाँ कोई स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन है। हरियाणा में, अदर स्टेट्स में बड़े क्लियर प्रोविजंस हैं, नोटिफिकेशंस इशू होते रहते हैं टाइम टू टाइम कि जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके पास जब लाइसेंस है उसके बाद ही आप किसी भी तरह का फ्लैट, प्लॉट कुछ भी बेच सकते हैं। ऐसा प्रावधान दिल्ली में नहीं है क्योंकि अभी तक खाली डीडीए ही बना कर कुछ बेचता था। अब आफ्टर द लैंड पूलिंग पॉलिसी प्राइवेट डेवलपमेंट फिर से शुरू होने वाली है दिल्ली में। इस तरह के प्रावधान उन्हें लाने चाहिए जिसमें जो भी इस तरह की चीज़ बेच रहा है उसके अगेंस्ट कोई एक्शन हो, स्ट्रिक्ट एक्शन हो, सो दैट इतने सारे बायर्स के साथ किसी तरह का फ्रॉड ना हो सके। जी कुलदीप, लैंड पूलिंग की जो पॉलिसी है जो कि कुछ समय बाद आधिकारिक तौर पर अमल में आएगी, इसमें लोग अपनी ज़मीन जमा करके डीडीए के पास जाएंगे एज लैंड ओनर्स और डीडीए के साथ उनका एक करार होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें वो शर्तों पर अपनी सहमति दे, जिसके बाद ही ये आगे बढ़ेगा। ऐसे में डीडीए अगर आपत्ति उठा रहा है कि ये गैर कानूनी है तो कहीं ना कहीं डीडीए का उसमें कोई रोल भी नहीं रह जाता। देखिए, इसको अगर आप थोड़ा विस्तार में समझें कि ये लैंड पूलिंग बना क्यों। वो लैंड पूलिंग इसलिए बना क्योंकि डीडीए ये खुद लैंड, इतना ज़्यादा लैंड इकट्ठा नहीं कर सकता है क्योंकि ये लैंड अलग अलग किसानों के पास है, छोटे किसानों के पास, कुछ बड़ों के पास, कुछ कंपनियों ने लिया हुआ है और ऐसे करके बहुत छोटे छोटे लैंड हैं। तो उन्होंने जो रोहिणी और द्वारका में दिक्कतें देखी, उनसे उन्होंने समझा कि ये बेनिफिट क्या है लैंड पूलिंग का। अब डीडीए का क्या काम है इसमें? डीडीए और एमओयूडी का ये काम है कि उन्होंने पॉलिसी फ्रेमवर्क बना दिया है जिसके तहत वो कहते हैं कि भाई आप हमको अपनी लैंड दीजिए, हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम आपको पब्लिक सर्विसेज देंगे, पार्क्स देंगे, पुलिस स्टेशन, जो भी हमको पब्लिक सर्विसेज और अम्यूनिटीज़ देनी है, और कुछ उसमें से हम लैंड कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए रखेंगे और जो आपको बाकी लैंड देंगे उसमें आप डेवलपमेंट कर सकते हो। तो डीडीए का ये कहना है कि भैया हमने तो जहाँ तक हम पॉलिसी बना सकते थे हमने बनाई है, अब ये पॉलिसी ऑपरेशनलाइज होगी, यानी कि आपको लैंड देना है, उसमें से आपको डिपेंड करता है 50 एकड़ से ऊपर है या नीचे तो आपको 48% मिलेगा या 60% मिलेगा, उस हिसाब से आपको लैंड वापस दिया जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि अभी हम उस स्टेज पर या उस मकाम पर नहीं पहुँचे हैं जहाँ डीडीए ये कह सकती है हाँ ये हिस्सा लैंड का, इस सिजरे का, इस खसरे का, ये आपका है और इस पर आप इतना माल बना सकते हो। वहां तक भी हम नहीं पहुंचे हैं। बिल्डिंग प्लान अप्रूवल तो बहुत दूर की बात है, या अब लाइसेंस जो सुनील कह रहे हैं जैसे हरियाणा में होता है, लाइसेंस से पहले आप नहीं बेच सकते हैं। और उसका कारण भी यह है कि दिल्ली में इसलिए नहीं हुआ है अभी तक क्योंकि दिल्ली में आपके पास
लैंड तो थी, ज़मीन तो थी, लेकिन बड़े पैमाने पर सिर्फ डीडीए ही बनाता था। और 500 डीडीए अब बड़े पैमाने पर बना नहीं पा रहा है, वो लैंड एक्वायर नहीं कर पा रहा 10 साल से, और उसकी वजह से हाउसिंग की समस्या यहाँ बढ़ती जा रही है। तो हमारे पास ज़मीन की कमी नहीं है। और मैं ये भी कहूँगा कि मेरा ये मानना है कि डीडीए उसकी तरफ स्टेप्स ले रहा है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि भाई आप थोड़ी और जल्दी करें, पॉलिसीज़ को जल्दी ऑपरेशनलाइज करें, वो एक अपनी तरफ वो है। लेकिन अभी आप फ्लैट बेचने के, आप उसकी प्लानिंग आप ये नहीं बता सकते हैं कस्टमर को कि इस लैंड में यहाँ पर आपका घर होगा। और यहाँ तो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि फ्लैट का अंदर का इंटीरियर भी दिखा करके बेच रहे हैं बिल्डर, तो वो अलग ही लेवल पे जा चुके हैं। खैर, यहाँ सुनील आपसे ये जानना चाहूँगी कि तो कहीं ना कहीं डीडीए की यहाँ पे सुस्त चाल, उसकी जिसे कहें ढिलाई, उसकी दूसरों से पीछे रह जाने की एक जो आदत है, कहीं वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि अगर उनको सोचना चाहिए था, आप कोई पॉलिसी ला रहे हैं तो 10 लोग ऐसे बैठे होंगे जो कि उसका फायदा उठा के लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश करेंगे, तो कम से कम किसी तरह का कुछ क्लैरिटी लोगों के सामने रखते। आप ठीक कह रहे हैं, बट मेरा मानना ये भी है डीडीए ने एक स्टेप लिया है जब उन्होंने एक पब्लिक नोटिस इतनी जल्दी निकाल दिया है। इससे पहले कि बहुत सारे बायर ऐसे खरीद लेते, तो एक स्टेप डीडीए ने लिया है। अब डीडीए का भी काम पॉलिसी बनाने में मेरे ख्याल से ज़्यादा ध्यान रहा होगा, और रेगुलेशन प्रपोज्ड है, डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा है रादर देन ऑन नेगेटिव साइड की कुछ इस तरह के लोग भी आ सकते हैं। बट उन्होंने ठीक टाइम पे एक नोटिस मेरे ख्याल से निकाला है, एंड आई एम श्योर इसके बाद वो आगे कोई प्रावधान भी बनाएंगे, नोइंग दिस कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, किस तरह के फ्रॉड हो सकते हैं बायर्स के साथ। यहाँ हम ये भी बताना चाहेंगे कि प्रॉपर्टी इंडिया ने लगभग 1 साल पहले ही जब ये पॉलिसी आ रही थी, उसी वक्त भी एक स्टोरी की थी इसी को लेकर के कि किस तरह से उसी वक्त लॉन्च शुरू हो गए थे और ईमेलर्स के जरिए लोगों को टारगेट किया जा रहा था। तब हमने ये दिखाने की कोशिश की थी कि अभी इसमें पैसा लगाना सही नहीं है। तो यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगी मैं कुलदीप की, जो इंसान एंड यूज़र है, आज अगर वो पैसा लगाना चाहता है लैंड पूलिंग पॉलिसी के लिए, आप लैंड पूलिंग पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए उसके लिए क्या सही सलाह देना चाहेंगे? देखिए, आपके पास अगर मैं कहूँ, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत छोटे पैमाने पर भी काम कर सकते हैं, सबसे अच्छा ये होगा अगर एंड यूज़र्स इकट्ठा होकर एक या तो सोसाइटी बनाएं या ग्रुप बनाएं। क्या उसका कॉर्पोरेट फॉर्मेट है, वो आई थिंक सुनील इज़ बेटर इक्विप्ड कि भी वो बता सकते हैं कैसे करें। लेकिन अगर सरकार परमिट करे तो ऐसे आप सोसाइटी या एक फॉर्मेट बनाएं जिसमें आप, आज की तारीख में क्या हो रहा है, ग्रुप बाइंग हो रही है। तो अगर हम ग्रुप बाइंग को, इफ़ वी कैन गिव इट अ फॉर्मेट जिसमें लोग इंडिविजुअली इकट्ठा होकर करें, ठीक है, और वो खुद की लैंड खरीदें और उस लैंड को आप लैंड पूलिंग में जमा कर सकते हैं, या डायरेक्टली सरकार के साथ या फिर किसी बड़े डेवलपर के साथ जी। अगर पर इसमें भी थोड़ा बहुत रिस्क है। रिस्क है 3 चीज़ों का। पहला रिस्क है टाइमिंग का, कि भाई कब ये पॉलिसी आएगी, क्योंकि आप आज लैंड में पैसा लगाएंगे, ठीक है, ये पॉलिसी कब आएगी, कब इंप्लीमेंट होगी। क्योंकि अगर मुझे इतनी सारी अम्यूनिटीज़ देनी है, पब्लिक पार्क्स, पुलिस स्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी थिंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो आपको उसमें समय लगेगा। तो पहली बात समय की है। दूसरी बात यह है कि आप चाहो या ना चाहो, कुछ ना कुछ पब्लिक लिटिगेशन, कुछ दिक्कत आएंगी जरूर। आप सड़क और क्लियरेंस का मुद्दा हमेशा रहता है। तो अब वो टाइम से भी लिंक्ड है, लेकिन वो अनसर्टेनिटी भी एक है कि भाई कब आएंगी, किस फॉर्म में आएंगी। हो सकता है जो ब्रॉड पॉलिसी है उसमें कुछ चेंजेस भी लाने पड़े, ठीक है। ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा ये है कि भाई आज आप ज़मीन खरीद रहे हो, ठीक है, क्लियरेंसेस के साथ, अप्रूवल के साथ, चेंज ऑफ लैंड यूज तो खैर छोड़ो, डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं उसको लगाकर क्या कॉस्ट बैठेगी वो कस्टमर को नहीं पता है जी। अभी लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि 2 तरीके के कस्टमर हैं। एक जो रिस्क ले सकते हैं और लेना चाहते हैं। देखिए 2 चीज़ें हैं इसमें। एक, आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन क्या आप तैयार हैं कि अगर ये चीज़ 10 साल तक नहीं बनी तो क्या आप वेट कर सकते हैं? तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आदमी को ध्यान रखनी चाहिए। बट बाय एंड लार्ज मैं ये कहूँगा कि
मेरा ये मानना है कि मोस्ट एंड यूजर्स को मैं ये कहूँगा अभी वेट एंड वॉच। बिल्कुल, अभी समय है और डीडीए को भी अपनी पॉलिसी को और ज़्यादा उसका खाका तैयार करने का वक्त देना चाहिए, जिसके बाद ही निवेशकों को इसमें हाथ डालना चाहिए। सुनील, आपकी क्या राय होगी? क्या अहम बातें हैं जिनका ध्यान निवेशकों को रखना चाहिए, एक छोटे निवेशक को रखना चाहिए अगर वो भविष्य में इस तरह की लैंड पूलिंग में अपना हाथ डालते हैं? किन बातों पर उन्हें खासतौर पर गौर करना चाहिए इस पर आगे बढ़ने से पहले? जैसे कुलदीप ने अभी कहा, दो तरह के इन्वेस्टर हैं। जो एंड यूज़र हैं, जो रिस्क नहीं लेना चाहते, उन्हें तो वेट एंड वॉच, जैसे कुलदीप ने कहा, बिल्कुल सही है। उन्हें वेट करना चाहिए जब तक सारी परमिशंस अप्रूवल्स नहीं आ जाती, डीडीए से वापस डेवलपर को लैंड नहीं मिल जाती, उसके पास परमिशंस हों बिल्डिंग बनाने की, उस स्टेज पर इन्वेस्टमेंट करें। उससे पहले हो सकता है आपको एक लालच मिले, सस्ती जगह मिल रही है, बट उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। आपको वेट करना चाहिए, चाहे थोड़ी चीज़ एक्सपेंसिव मिले, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ लेके चलें। जी, यहाँ सुनील आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो कई बार हमने देखा है कि 5-6 लोग, जितने भी ज़्यादा नंबर भी हो सकते हैं, वो सिमिलर थिंकिंग वाले या सिमिलर प्रोफेशन के या कई बार एक साथ आकर के इन्वेस्ट करना चाहते हैं और एक सोसाइटी बनाना ही चाहते हैं। तो अगर है कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा, तो आप उनके लिए किस तरह के सजेशन देंगे कि वो किन बातों का ख्याल रखें? वो लोग ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, डीडीए के अंदर, दिल्ली के अंदर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी कंसेप्ट रहा है, जब आप अपनी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बना सकते हैं, डीडीए के पास जा सकते हैं। डीडीए ग्रुप हाउसिंग को, सोसाइटी को लैंड अलॉट किया करता था। तो आप वैसे ही अगर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी स्कीम ओपन हो जाती है, एक अपनी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बना सकते हैं। जैसे कि अभी कुलदीप ने कहा, एक आप लैंड पार्सल खरीद सकते हैं, वो लैंड पार्सल डीडीए को जाके सरेंडर कर सकते हैं, फिर डीडीए आपको वापस लैंड देगा जिस पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और उसमें क्या खर्चा आएगा, क्या कॉस्ट बाद में लगेंगी, वो सब अभी कुछ पता नहीं है, जिसके लिए कोई गेस नहीं कर सकते। इन ऑल दिस प्रोसेस हमको एक चीज़ और देखनी है, जो कोई लैंड सरेंडर नहीं होगी डीडीए को, उसके लिए डीडीए को लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी, एक्विजिशन। अब नए एक्विजिशन एक्ट के अंदर और अभी कुछ फिर दोबारा से अमेंडमेंट प्रपोज्ड हैं। एक्विजिशन कोई आसान प्रोसेस नहीं है, जिसके लिए कई तरह की अड़चनें आ सकती हैं, हमें इसको ध्यान में रखना चाहिए। जी, और लैंड एक्विजिशन को लेकर डीडीए को दिक्कतें आ भी रही हैं और इस वजह से भी उन्होंने हाल में मांग की थी सरकार से कि इसमें कुछ नरमी उनके लिए बरती जाए ताकि वो अपने काम को आगे बढ़ा सकें। इसे देखते हुए बदलाव हो सकता है कुलदीप, यहाँ पर आने वाले वक्त में ऐसी उम्मीद की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर जब तक डीडीए के साथ किसी डेवलपर एंटिटी का कोई करार ना हो, तब तक इस तरह के विज्ञापनों या इस तरह की स्कीम्स पर आगे बढ़ना अनुचित तो है ही, लेकिन समझदारी भी नहीं होगी। क्या डीडीए सामने से आने वाले लैंड ओनर को एलिजिबल भी मानता है, वो किस क्षेत्र में करना चाहता है, क्या वो उस क्षेत्र के लिए सही है, ये तमाम चीज़ें भी गौर करने वाली होंगी। बिल्कुल, और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी। मैं साफ साफ ये कहूँगा, आप ये समझो कि डेवलपर जो है ये क्यों कर रहे हैं। देखिए, ज़मीन जो है, खासकर नए बिल की आने की उम्मीद में ज़मीनों के दाम बढ़ गए, ठीक है। अब जो एंड यूज़र है उसकी जो है आमदनी उतनी नहीं बढ़ रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरह की प्रॉपर्टी की प्राइस है, प्रॉपर्टी की प्राइस चाहे फ्लैट है, कुछ जगह गिर भी गई है, लेकिन ज़मीन के दाम बढ़ते गए हैं। अब डेवलपर की क्या प्रॉब्लम है कि वो कहता है भैया मुझे इतनी ज़्यादा ज़मीन खरीदनी है, ज़मीन मुझे खरीदनी ही पड़ेगी, जॉइंट डेवलपमेंट नहीं कर सकता, जैसे बेंगलोर में ज़्यादातर होता है, अब गुड़गांव में भी शुरू हो गया है, हरियाणा में कई जगह होता है। तो दिल्ली में खासकर यहाँ पर आपको ज़मीन खरीदनी पड़ेगी। ज़मीन के दाम बढ़ गए हैं, तो वो ये सोचता है कि क्या मैं 100 में से 50 रुपये खुद लगाऊं और 50 रुपये इस स्कीम के तहत मैं जोड़कर और लगाऊं। जी जी। अब डेवलपर की दिक्कत, एक मिनट के लिए हम 1 मिनट हटके वो समझते हैं कि वो क्यों कर रहा है। उसके पास पैसे नहीं है। आज की तारीख में बैंकों से आप ज़मीन खरीदने के लिए पैसे, रिजर्व बैंक आपको नहीं अलाउ करती है, तो आपके पास बैंक का सोर्स नहीं है। जो आपकी प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं या NBFCs हैं, खासकर जो बाहर की कंपनियां हैं, उनका जो तजुर्बा, एक्सपीरियंस रहा है, जिन्होंने 2005, 6, 7, 8 में पैसे लगाए थे, ठीक है, उनको दिक्कतें आ गई, उन्होंने पैसे नहीं बनाए, तो वो पैसे नहीं लगा रहे। तो और कैपिटल मार्केट्स का तो वैसे ही मतलब कोई, ठीक है, स्टॉक मार्केट सेंसेक्स बढ़ रहा है, लेकिन जो रियल एस्टेट कंपनियां हैं उनके पास इतना कर्जा है कि वो और मार्केट में जाकर नहीं पैसा रेज कर सकते, और हर एक कंपनी भी नहीं रेज कर सकती। तो उनके पास कोई भी स्रोत नहीं है जहां से उनको पैसा मिल सकता है जमीन खरीदने के लिए। जी।
अब ये जरूरी नहीं है कि भाई अगर वो ऑन कर नहीं मिलता ये स्कीम निकालनी चाहिए, बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्या कारण है जो उनको नहीं मिल रही है जमीन खरीदने के लिए। नहीं कुलदीप, यहाँ ये तो मानने वाली बात है कि लैंड पूलिंग की जो पॉलिसी आई है वो एक अच्छा कदम रहा है डीडीए की तरफ से, खास तौर पे दिल्ली की जो लैंड की दिक्कत रही है उसको सॉल्व करने में। यहाँ सुनील, एक बात शायद मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूँगी कि जब कोई बेचते हैं प्रोडक्ट तो हमेशा किस टारगेट ऑडियंस की तरफ बेच रहे हैं उसके लिए कुछ ना कुछ टैग लगा के बेचते हैं। तो यहाँ पे लैंड पूलिंग का टैग कभी किसी चीज़ के साथ लग गया है तो शायद वो एक डेवलपर के लिए या एक ऐसे बड़े निवेशक के लिए हो, जो छोटे निवेशक अपना पैसा निवेशक भी क्यों कहें, जो एंड यूज़र है, जो अपने रहने के लिए घर खरीदना चाहता है, शायद उसको लैंड पूलिंग नाम सुनकर के ज़्यादा खुश होना ही नहीं चाहिए कि मैं यहाँ पे पैसा लगा के कमा लूँगा। शायद ये उसके लिए बना ही नहीं है उतना। एंड यूज़र के लिए जिसने एक इंडिविजुअल फ्लैट खरीदना है उसके लिए लैंड पूलिंग पॉलिसी है, कोई और पॉलिसी है, कहीं और फ्लैट मिल रहा है, उसके लिए तो सारी चीज़ें बराबर हैं। उसने एंड प्रोडक्ट खरीदना है, वो इन्वेस्टमेंट दोबारा बेचने के हिसाब से नहीं, रहने के हिसाब से खरीद रहा है, उसके लिए सेफ यही है लैंड पूलिंग के अट्रैक्शन में नहीं आए। जब प्लान पास हो जाते हैं, एक प्रोडक्ट आपके सामने है, चाहे वो लैंड पूलिंग में या अदरवाइज है, उनको कंपेयर करके उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। जी कुलदीप, आपका क्या सोचना है, कितना समय लगेगा अभी इस मामले में लैंड पूलिंग को लेकर डीडीए की तरफ से स्थिति साफ होने में और उसके बाद इस तरह के एग्रीमेंट्स के अमल में आने में? देखिए, समय का अंदाज़ा लगाना एक्यूरेटली थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको ऐसे बताता हूँ। आप ये समझो कि अगर आप किसी भी एक सेक्टर को या लो तो कम से कम अभी पॉलिसी को ऑपरेशनलाइज होने में कम से कम नहीं तो 6 महीने से 1 साल लगेगा। उसके बाद आपकी ज़मीन का जो एक्विजिशन करनी है सरकार ने, उसमें कितना समय लगेगा वो नहीं पता है। तो अगर आप उसको भी 1 साल और दे दें तो कुल मिलाकर मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कम से कम 2-3 साल लग जाएंगे जब आपको ज़मीन वापस मिलके आपके प्लान पास होंगे, कम से कम नहीं तो 3-4 साल। और उसमें डीडीए उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ खड़ा करना होगा, रोड्स बनानी होगी, सीवरेज देनी होगी, पानी की सप्लाई करनी होगी, इसके अलावा वहाँ स्कूल्स बनाने होंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जो डीडीए को वहाँ पर खड़ी करनी होगी। बिल्कुल आपने इसमें 3 चीजें हैं। पहला कि सारी जमीन इकट्ठा होना है, जिसमें सबसे बड़ी दिक्कत आएगी एक्विजिशन की, ठीक है। दूसरी दिक्कत वो जो दूसरी चैलेंज जो है, जिसको मैं कहूँगा दिक्कत नहीं है, इशू है, उसको टैकल करना है कि भाई आपको जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, सड़कें बनानी है, पानी देना है, बिजली की लाइनें हैं, दिल्ली जल बोर्ड से आपको पूरा कोऑर्डिनेशन करना है। देखिए, बिजली की लाइनें डालने में दिक्कत नहीं है जी, लेकिन आपको सूरज, क्योंकि बिजली की लाइनें तो ज़्यादातर आसानी से डल सकती हैं जी, सूरज सिस्टम और पानी के सिस्टम वो सबसे दिक्कत करते हैं जी। सो वो दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ ये है कि इन सब को करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? बिल्कुल, वो पैसा भी तो यहीं से आएगा ना। अब ये तो है नहीं कि आपने सडनली रोड टैक्स बढ़ा दिया दिल्ली में या कुछ और सेस लेवी कर दिया। तो आपको तीसरी चीज ये है कि आपको पैसा कहां से आएगा। उसमें पॉलिसी अच्छी है जी, पॉलिसी में है, पॉलिसी में है, चीजों पर गौर करने की जरूरत है और अभी बहुत जल्दबाजी है लैंड पूलिंग में हाथ डालने। पहले डीडीए को अपनी स्थिति साफ कर लेना चाहिए, अपना खाका बना लेना चाहिए जी। और साथ ही आपको ये भी आगाह कर दें कि इन जगहों पर जहाँ के ऐड निकल रहे हैं वहाँ हम गए भी हैं और वहाँ भी खेत ही लहरा रहे हैं, इसलिए वहाँ ये सोचना कि आपका फ्लैट आपको मिल जाएगा ये इतना आसान काम नहीं है, थोड़ा सोच समझ के ही पैसा लगाएं।